हेलो एवरीवन। श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, श्री आईएएस एकेडमी ने इन्वायरमेंट बुक सीरीज़ की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 15 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 16 है। इस पार्ट में हम देखेंगे कि आखिरकार भारत में जैव विविधता से संबंधित कौन से कानून हैं और विश्व स्तर पर जैव विविधता से संबंधित किन कानूनों को बनाया गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि एस्पायरेंट को इस टॉपिक की गहन समझ नहीं हो पाती और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपने अपने प्रीवियस पार्ट में बायोडाइवर्सिटी से संबंधित लगभग सभी प्रोविजंस का काफ़ी गहनतापूर्वक अध्ययन कर लिया था। तो अब ये बात आती है कि आखिरकार बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित करने के लिए भारत में किस प्रकार के कानून बने और विश्व स्तर पर किस तरीके के सम्मेलन या कानून बने जो कि वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर? तो आज अगर आप जब इस टॉपिक को कवर कर लेंगे तो आपको काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें पता हो जाएंगी। आपको ये भी पता हो जाएगा कि आखिरकार कार्टेलेजर डिक्लेरेशन का क्या संबंध है, आखिरकार नगोया प्रोटोकॉल का क्या संबंध है। ये सारी चीज़ें जब आपको पता चल जाएंगी तो आपके जो प्रश्न यूपीएससी में होते हैं वो कभी गलत नहीं होंगे। क्लियर? तो बेसिक से आपको बस ये पता करना है कि भारत में जो बायोडाइवर्सिटी से संबंधित पहली बार प्रोविज़न हुए वो 2002 में किए गए। अर्थात इंडियन जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है उसका गठन 2002 के एक्ट के तहत किया गया। कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है उसका गठन क्या 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत किया गया? तो आप कहेंगे नहीं साहब, उसका गठन 2002 के बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंतर्गत किया गया। क्लियर? इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है इंटरनेशनल लेवल पर बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने से संबंधित कौन से प्रोविज़न आए और उन प्रोविज़न्स को लेकर वर्ल्ड का क्या नज़रिया है, इस पर प्रश्न पूछा जाता है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट इसकी बॉडी है, तो इसलिए इसको काफ़ी गहनतापूर्वक आप पढ़ना ताकि आपको करंट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। क्लियर? तो इंटरनेशनल प्रयास क्या है या कौन कौन से समिट आयोजित किए गए। तो आपको पता हो कि सबसे पहली बार बायोडाइवर्सिटी की जो संकल्पना है वो 1992 के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के दौरान हुई। आपने जब प्रीवियस हमने पार्ट्स आपको पढ़ाए थे तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि सबसे पहली बार 1972 में एनवायरनमेंट को लेकर स्टॉकहोम सम्मेलन होता है और उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि विश्व के जितने भी देश हैं वो सब के सब 1992 को रियो डी जेनेरियो में सब मिलेंगे। रियो डी जेनेरियो वास्तव में ब्राज़ील की एक सिटी है। तो सब के सब जब वहाँ पर मिलने गए लगभग विश्व के सभी देश, तो उन सब के मिलन समारोह को कहा गया पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन क्यों? क्योंकि पृथ्वी के सभी लोग वहाँ पे गए। कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इसे अर्थ समिट क्यों कहते हैं। तो अर्थ समिट इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी के सभी जनमानस गए थे। मतलब जनमानस का मतलब क्या कि इंडिया से मोदी जी गए, हालांकि मोदी जी उस समय नहीं थे, कहने का मतलब कि इंडिया से मोदी जी गए, रसिया से पुतिन गए, चाइना से जिनपिंग गए। तो ये सब लोग जब गए तो ये 3 देशों को प्रतिनिधित्व कर रहे। इसी तरीके से 196 कंट्री जब वहाँ पे गए तो उसको कहा गया पृथ्वी सम्मेलन। पहली चीज़ ये समझ गए। दूसरी बात ये है कि इनमें जो लोग शामिल हुए उनकी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी थी, मतलब आइडेंटिटी का मतलब कि मोदी जी को किस नाम से बुलाया गया? पार्टी के नाम से। क्लियर? कि मोदी जी एक पार्टी हैं, जिनपिंग साहब एक पार्टी हैं और पुतिन साहब एक पार्टी हैं। अर्थात ये सब पार्टी हैं। तो इसका एक और नाम पड़ गया कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसीलिए आप हमेशा नाम सुनते होंगे ना, COP1, COP2, COP12। तो ये वास्तव में यही है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मतलब देशों के मिलने का सम्मेलन, या पृथ्वी सम्मेलन या फिर कॉप सम्मेलन। समझ गए? पृथ्वी सम्मेलन को ही कई बार आगे अलग अलग नाम से भी जाना गया। आप एक और नाम सुनते होंगे, Rio+10, Rio+20। तो इसका क्या मतलब है
कि 1992 के बाद 10 वर्षों के बाद जो सम्मेलन आयोजित हुआ वो था Rio+10। Rio+20 क्या हुआ, 1992 से +20 वर्ष, यानी कि 2012 में जो आयोजित हुआ वो हो गया Rio+20। अब आप ये सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे, ये जितनी बेसिक शब्दावलियाँ हैं, क्योंकि यही बच्चों को क्लियर नहीं होती और वो कंफ्यूज रहते हैं। समझ गए? तो इसे कहा गया पृथ्वी सम्मेलन और यहीं पे अडॉप्ट किया गया बायोडाइवर्सिटी को। कई सारे प्रोविज़न वहाँ पे आए थे, यूएनएफसीसी भी आया था। हम उनको सबको जब जलवायु परिवर्तन अगला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी हम आपको केवल बायोडाइवर्सिटी पढ़ा रहे, तो बायोडाइवर्सिटी पर ही हमें ध्यान केंद्रित करना है। क्लियर? CBD मतलब कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में पक्षकार के रूप में विश्व के 196 कंट्री शामिल हुए। ध्यान देना, 196 देश शामिल हुए, लेकिन उनमें से 168 कंट्रीज़ ने साइन किए। मतलब क्या कि ठीक है, सबको बुला लिया गया। आप जानते हो कि जब शादी होती है किसी की तो सारे रिश्तेदार आते हैं। आते तो सभी हैं, लेकिन कुछ वहाँ नाराज़गी जताते हैं कि हम खाना नहीं खाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। समझ गए? तो वो मक्कार टाइप के जो रिश्तेदार होते हैं 196 में, तो 20 से 25 होते हैं। तो वो लोग जब खाना नहीं खाते तो हम कहते हैं अच्छा इन्होंने खाना नहीं खाया। अर्थात उसी तरीके से 196 कंट्री में से 168 कंट्रीज़ ने तो खाना खा लिया, बट जितनी शेष कंट्री बची थी, क्लियर, उन्होंने खाना नहीं खाया। क्लियर? उन्होंने जब खाना नहीं खाया तो उन्हें हमने कह दिया कि उन्होंने इसे साइन नहीं किया। अब आप बताओ, क्या इंडिया ने खाना खाया होगा? तो बिल्कुल साहब, इंडिया देखो, इंडिया इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन की दृष्टि में हर जगह कदम से कदम ताल मिलाकर चलती है। ये आपको बस ध्यान रखना है कि इंडिया जितने भी समिट होते हैं एनवायरनमेंट को लेकर, वहाँ पे रेटिफाई भी करती है और सिग्नेटरी भी है। समझ गए? बाकी हम आपको एक लिस्ट दे देंगे कि इंडिया ने किसको साइन किया है, किसको नहीं साइन किया है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर आता है कि इसी जैव विविधता सम्मेलन के दौरान 3 चीज़ें सामने आईं। मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत 3 घोषणाएं या 3 प्रकार के प्रोटोकॉल सामने आए। कौन कौन से? कार्टेजना प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल और आईची लच। यूपीएससी जानते हो कैसे आपसे प्रश्न पूछती है? यूपीएससी आपसे कई बार प्रश्न पूछी है कि कार्टेजना प्रोटोकॉल का संबंध क्या जलवायु परिवर्तन से है? तो नहीं भाई, किससे है? जैव विविधता से। क्या नगोया प्रोटोकॉल का संबंध जलवायु परिवर्तन से है? तो नहीं। क्या आईची लक्ष्य का संबंध क्योटो प्रोटोकॉल से है? तो नहीं। ऐसे आपको समझना पड़ेगा। समझ गए? तो अब आप समझ गए कि नहीं भाई साहब, ये तीनों के तीनों किससे हैं? बायोडाइवर्सिटी से, यानी कि जैव विविधता से, ना कि जलवायु परिवर्तन से। अब हम एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे ताकि हमारा करंट का जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो और साथ ही हमें इस कॉन्सेप्ट की गहनता भी समझ में आ जाए। तो पहला है कार्टेजना प्रोटोकॉल। कार्टेजना प्रोटोकॉल का क्या मतलब? ये कन्वेंशन आधुनिक जैव तकनीकी के 2 पहलुओं को मान्यता या पहचान देती है। नंबर 1, तकनीक की पहुंच एवं प्रहस्तांतरण। नंबर 2, तकनीक प्रयोग में जैव तकनीक की सुरक्षा को अधिक बढ़ाने के लिए पर्याप्त प्रणाली का प्रयोग करना। इसका क्या मतलब? कार्टेजना प्रोटोकॉल का सामान्य सा मतलब ये है कि जो कंट्री अभी इस टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट नहीं कर पाए हैं, उन सभी कंट्री को ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराना जिससे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सके। समझ गए? मतलब ऐसे समझो कि जैसे हमारे यहाँ जो गिर वन में रहने वाले जो शेर हैं, क्लियर, उनके पास क्या है कि हमें उनको ट्रैक करना है, तो उनके कॉलर में हमने एक कैमरा लगा दिया। तो ये तो हो गया कॉलर वाला कैमरा। अब कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई हैं जो पेड़ में ड्रोन हमने लगा दिए, उनसे उसको हम टैग कर सकते हैं। साथ ही हमारे पास कई प्रकार की ऐसी दवाएं आ गई हैं जिससे हम उनकी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। तो वो सभी प्रकार की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराना उन सभी मेंबर कंट्री को, ये है कार्टेजना प्रोटोकॉल का पर्पज। क्लियर? दूसरा है तकनीकी प्रयोग में जैव तकनीकी की सुरक्षा को अधिक बढ़ाने के लिए। कहने का मतलब कि हम एक तो टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, साथ ही उसी टेक्नोलॉजी पर ही हम केवल डिपेंड नहीं रहेंगे,
अर्थात हम इन फ्यूचर में और भी उससे बेहतर से और बेहतर टेक्नोलॉजी बनाने का प्रयत्न करेंगे ताकि हम बायोडाइवर्सिटी को काफ़ी अच्छे से कंजर्व कर सकें। समझ गए इतनी बात? चलिए अब आती है अगली बात कि प्रोटोकॉल का जो मेन पर्पज़ है वो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के परिणाम स्वरूप ऐसे सजीव परिवर्तित जीवों का सुरक्षित अंतरण, प्रहस्तांतरण एवं उपयोग सुनिश्चित करना जिसका मानव स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जैव विविधता के संरक्षण एवं सतत उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। मतलब देखो, आप जैसे कि सुनते हो करंट अफेयर्स में, हालांकि नहीं भी सुना तो कोई दिक्कत नहीं है, कि जो पेंगोलिन होती है तो पेंगोलिन के ऊपर की जो त्वचा होती है वो ऐसी खुदड़ी हुई होती है। क्लियर? जैसे आप क्रोकोडाइल को देखती हो तो बिल्कुल वैसे ही पेंगोलिन की त्वचा होती है। तो इस खुदड़ी हुई त्वचा का उपयोग किया जाता है जितनी भी उत्तेजक वर्धक दवाएं हैं, मतलब जो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराती हैं, उन दवाओं को बनाने में इस खाल का उपयोग किया जाता है। जैसे आप लोग जब रिवाइटल कैप्सूल देखे होंगे तो उस रिवाइटल कैप्सूल में देखिएगा उसमें लिखा होगा, हालांकि वो पेंगोलिन से नहीं बनता बट वो जानवर की चर्बी से बनता है, मतलब जानवर की त्वचा का खाल का उपयोग किया जाता है उसमें। और कई सारे ऐसी दवाएं उसमें मिक्स की जाती हैं जो वास्तव में जानवरों से ही संबंधित होती हैं। समझ गए? कई सारे ऐसे कैप्सूल भी बनते हैं जो जानवर से ही बनते हैं। जैसे आपने कई सारे कैप्सूल्स के नाम सुने होंगे, ठीक है? तो उन सब का निर्माण होता है पेंगोलिन से। तो अब क्या हुआ कि जब आप पेंगोलिन को मारोगे तभी तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी। अब आप पेंगोलिन को धीरे धीरे करके मार दे रहे हो, तो हुआ क्या कि एनवायरनमेंट में जो खाद्य श्रृंखला है या जो खाद्य जाल है या पेंगोलिन को खाने वाले जो जीव हैं, अब पेंगोलिन ही नहीं होगी तो वो जीव बेचारे मर जाएंगे। इससे क्या होगा कि पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी प्रभावित हो जाएगी। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे जिससे इन जानवरों की अवैध तस्करी को रोक सकें, साथ ही इनके प्रोटेक्शन को बढ़ा सकें ताकि इनका हम सस्टेन रूप से यूज कर सकें या इनका इन्वायरमेंट पे बनाए रख सकें ताकि इन्वायरमेंट पे किसी भी प्रकार का कोई निगेटिव इम्पैक्ट इनकी अनुपस्थिति में ना पड़े। समझ गए? चलिए अगला हमारा आता है नगोया प्रोटोकॉल। नगोया बेसिकली जापान में एक सिटी है नगोया, वहाँ पे 2010 में इस प्रपोजल को लाया गया और इसमें क्या हुआ कि जो कार्टेजेना प्रोटोकॉल था उसको प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने की कोशिश की गई। समझ गए? और कॉप 10 के परिणाम स्वरूप दो चीज़ें अस्तित्व में आई। कॉप 10 का मतलब अब आप समझ गए होंगे ना कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, मतलब विश्व के जो 168 कंट्री हैं वो जब फिर से मिले किस बार? 10वीं बार। जब वो 10वीं बार मिले तो उसे कहा गया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 10, यानी कि कॉप 10। समझ गया? तो इसमें क्या हुआ, दो चीज़ें निकल कर आईं। एक तो ये निकल कर आया कि आनुवांशिक संसाधनों हेतु नगोया प्रोटोकॉल को अपनाया जाए। आनुवांशिक संसाधन का मतलब कि जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, कई बार आपने देखा होगा कि हमेशा बायोलॉजी में आप लोगों ने अगर प्रैक्टिकल किए होंगे +2 के आसपास या हाई स्कूल में, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि कई सारे जानवरों के या कई सारे छोटे छोटे जीवों के जीन्स का अध्ययन किया जाता है और उन जीन्स का उपयोग कहाँ किया जाता है? किसी मेडिसिन को बनाने में। अभी आपने जब कोरोना वैक्सीन के बारे में सुन रहे होगे तो उन कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को लेकर कई सारे जीवों में ट्रायल किया गया और उनके जीन को उनकी बॉडी से अब्स्ट्रैक्ट किया गया और उन पर प्रैक्टिकल किया गया। तो ये क्या थे? अब देखो, जो जीव पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं तो उनसे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, बट कुछ जीव ऐसे होते हैं जो रेयर एंड रेयरेस्ट होते हैं, जो इस पृथ्वी पर बहुत ही कम संख्या में हैं, जिनको हम लोग पढ़ते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में। तो उनका अगर आप जीन वो करते हो तो दिक्कत आती है। तो इसको इसी में यही बताया गया कि जो आनुवांशिक संसाधन हैं, मतलब जो जीन्स के जो संसाधन हैं, उनको प्रोटेक्ट करेगा नगोया प्रोटोकॉल। क्लियर? दूसरा इसमें आया जैव विविधता हेतु आईची लक्ष्य।
आईची लक्ष्य बेसिकली 20 गोल्स हैं। इनको हम देखेंगे अभी कि आईची गोल्स क्या होते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। नगोया प्रोटोकॉल आनुवांशिक संसाधनों के प्रदाता एवं उपभोक्ता दोनों के लिए क्या करता है, ये दोनों के लिए वैधानिक निश्चितता और पारदर्शिता का सृजन करता है। मतलब कि जैसे कि आपने पेंगोलिन, देखो ऐसा तो है नहीं कि पेंगोलिन की ज़रूरत नहीं है, किसी को ज़रूरत सबको है पेंगोलिन की, क्लियर, क्योंकि दवा निर्माण की ज़रूरत है। देखो दवा का उपयोग दो तरीके से होता है, एक तो होता है दवा का उपयोग अपने मौज मस्ती के लिए, दूसरा दवा का उपयोग होता है आपको एनर्जी देने के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी को रिकवर कराना होता है, समझ गए। तो अगर उसका उपयोग बॉडी को रिकवर कराने के लिए हो रहा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी बॉडी को उत्तेजना देने के लिए, स्फूर्ति देने के लिए, बिना काम की स्फूर्ति देने के लिए अगर हो रहा है तो वो गलत है। और ज़्यादातर उपयोग इसी में होता है। जैसे आप लोग पहले एक समय सुनते होंगे कि कोरेक्स नाम की एक सिरप आती थी खांसी की। उस कोरेक्स सिरप में क्या होता था, अल्कोहल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती थी। तो क्या होता था कि जो रूरल एरिया के लोग होते हैं उनको जब शराब पीने को नहीं मिलती थी तो वो कोरेक्स ही पीते थे। क्यों? क्योंकि कोरेक्स में अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती थी, तो उनको शराब में इंटरेस्ट आ जाता था। इसीलिए देखना अब जो जितनी सिरप आ रही हैं खांसी की, तो उसमें लिखा होगा 0% अल्कोहल। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर इसमें अल्कोहल हम कर देंगे तो गुजरात में शराब बंदी है तो लोग यही सिरप पीने लगेंगे, समझ गए। तो इस चीज़ को आप समझो कि इसी चीज़ को रेगुलेट किया गया और ट्रांसपेरेंट किया गया कि हाँ ठीक है, आप पेंगोलिन का उपयोग करो, लेकिन इतनी मात्रा में, इनका एक लिस्टेड वर्जन हो कि हाँ इतनी पेंगोलिन को आपने मारा, इतनी की आपने दवा बनाई और इतनी दवा का आपने इस फील्ड में उपयोग किया, समझ गए। फिर आता है नगोया प्रोटोकॉल आनुवांशिक संसाधनों की प्राप्ति के उपायों एवं लाभ साझेदारी से संबंधित परंपरागत ज्ञान को भी महत्व देता है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है, जैसे आपने कई बार साउथ इंडियंस मूवी देखी होंगी या आपने हॉलीवुड की मूवीज़ देखी होंगी, तो उसमें क्या दिखाते हैं कि कोई एक ऋषि मुनि होगा, उसको उस जड़ी बूटी का पता होगा जिससे आदमी अमर हो जाता है, और वो जड़ी बूटी फलाने उस पहाड़ियों की गुफाओं में एक पेड़ होता है, वहाँ पे उपस्थित, तो हीरो जाता है अपनी नायिका के साथ में, वहाँ उस दवा को खोज लाता है, क्लियर। लेकिन जब वो उस दवा को खोज लाता है तो वहाँ के लोकल लोगों को कोई प्रॉफिट नहीं देता। मतलब जो जंगल में रहने वाले वहाँ की जनजातियाँ हैं उनको कोई प्रॉफिट नहीं देता, और उस आयुर्वेदिक पद्धति का उपयोग करके खूब सारा पैसा कमाता है। तो इस चीज़ को रेगुलेट करता है नगोया प्रोटोकॉल। मतलब नगोया प्रोटोकॉल का कहने का मतलब है कि आपने अगर नागा पहाड़ियों से कोई प्रजाति स्पीसीज खोजी है तो आप नागा पहाड़ियों के लोगों को भी उस प्रॉफिट का एक हिस्सा देंगे, मतलब लाभांश आप देंगे उनके डेवलपमेंट के लिए, समझ गए। जैसे आप लोग हमेशा एक फंड सुनते होंगे, जिला खनिज परिषद, वो क्या करती है? वो यही तो करती है, जहाँ पे माइनिंग होती है तो वहाँ के डेवलपमेंट को इंश्योर किया जाता है उस जिला खनिज परिषद के अंतर्गत। तो वही चीज़ यहाँ पे, इतना ही आपको देखो, इतना डिटेल में आपसे पूछेगा नहीं वो कि क्या होता है क्या नहीं होता है। आपसे मोटे तौर पर ये पूछेगा नगोया का किससे संबंध है, आईची का किससे संबंध है, कार्टेजेना का किससे संबंध है, और सुमेलित करने को पूछेगा। बाकी मेंस में भले आपसे पूछ ले तो आपको डिटेल बताना पड़ेगा कि वर्तमान में बदलते जैव विविधता के पर्यावरण को किस तरीके से संरक्षित किया जा सकता है, और इससे पहले किस तरीके के प्रावधान किए गए, विवेचना कीजिए, तो आप वहाँ पे इनका जिक्र कर सकते हो, समझ गए। अब आता है आईची लक्ष्य। आईची लक्ष्य क्या है? आईची लक्ष्य का मतलब है नगोया प्रोटोकॉल में लघुवधि योजना है। देखो नगोया प्रोटोकॉल काफ़ी लंबे टाइम पीरियड के लिए होता है, 10 से 20 वर्षों के लिए। उस 10 से 20 वर्षों के पहले ही उसकी समीक्षा की जाए, इसके लिए आईची लक्ष्य लाए गए, क्लियर। जो किसके पार्ट हैं? नगोया के। अब आपसे अगर ये प्रश्न पूछे प्रीलिम में कि जो आईची लक्ष्य हैं वो क्योटो प्रोटोकॉल का पार्ट हैं, तो आप बेहिचक कह दोगे नहीं साहब, आईची लक्ष्य जो है वो नगोया प्रोटोकॉल का पार्ट है, क्लियर। इसमें क्या हुआ है? इसमें 20 महत्वाकांक्षी गोल्स की बात की गई है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि जो एसडीजी हैं वो भी तो 20 हैं, नहीं, एसडीजी 17 है, क्लियर। तो एसडीजी अलग हैं, ये अलग है, समझ गए।
आईजी लक्ष्य इसे कहते हैं। इन लक्ष्यों को 5 भागों में कैटेगराइज किया गया, मतलब 5 भागों में इसे डिवाइड कर दिया गया है। समझ गए? इससे ज़्यादा आपको उसमें कुछ भी अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आप समझ गए कि नगोया किससे है, बायोडाइवर्सिटी से। कार्टेजना किससे है, बायोडाइवर्सिटी से। सीवीडी का गठन कब हुआ, रियो अर्थ समिट में। रियो अर्थ समिट क्या है, पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन क्या है, 1992 में। क्यों आया, क्योंकि स्टॉकहोम कन्वेंशन के बाद इस चीज़ की बात हुई। बाकी इसका डिटेल से अध्ययन हम आगे अपने टॉपिक में जलवायु परिवर्तन में करेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि वास्तव में रियो अर्थ समिट से क्या क्या निकल कर आया। यूएनएफसीसी आया, यूएनसीसीडी आया, सीबीडी आया। तो इन सारी चीज़ों का हम वहाँ पे अध्ययन करेंगे। क्लियर? तो इतनी बातें आपने देख ली। अब कुछ बॉडीज़ हैं, एक ही बॉडी मतलब ज़्यादा नहीं है, कि वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो क्या है। ये भी एक स्टेचुरी बॉडी है और इसका गठन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट किसके तहत हुआ, सॉरी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसका गठन किया गया है। अर्थात आपसे पूछा जा सकता है कि क्या इसका गठन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत किया गया, तो आप कहेंगे नहीं साहब, आप गलत बोल रहे हो, इसका गठन 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत किया गया है। क्लियर? अब आपको पता होनी चाहिए कुछ तथ्यात्मक जानकारियां हैं, ये आपको बस पता हो कि विश्व जैव मंडल आगार में भारत के 11 प्रमुख जैव मंडल आगार हैं। देखो, ये अभी पिछला 4 से 5 महीना पुराना नोट्स है। क्लियर? तो अभी जो एक दो अपडेट में आए होंगे उनको हम करंट में कवर कर लेंगे। समझ गए? क्योंकि देखो करंट में क्या होता है कि ऐसा तो है नहीं, अब ये क्लास आज आप देख रहे हैं, कोई 2 साल बाद देखेगा, कोई 3 साल बाद देखेगा, तो यहाँ तो अपडेट होने की गुंजाइश ही नहीं है। इसीलिए इसको करंट में हम ज़्यादा पढ़ते हैं। बस हम यहाँ बता देंगे कि हाँ ये इस तारीख के 3 महीने पहले तक का है। बाकी जब हम अपडेट कराएंगे तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें करंट में मिल जाएंगी। तो आपको पता है बायोस्फीयर रिजर्व टोटल भारत में 11 हैं। क्लियर? कौन कौन से हैं? नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, नंदा देवी, नोक्रेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचनकमार, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्त्यमाला जैवमंडल आगार, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। क्लियर? तो इतनी सारी चीज़ें आपको पता है, अच्छे से आपको पता है। एक बार मैप में आप देख लीजिए कि मन्नार की खाड़ी आपकी कहाँ पे है। तो ये देखिए है आपका इंडिया, हमारा प्यारा भारत, ये बे ऑफ बंगाल है। क्लियर? अब आपको यहाँ पे मिलेगा, एक मिनट, हाँ, इस जगह पे ये है आपकी पाक बे। क्लियर? यहीं पे आपको मिलेगी मन्नार की खाड़ी। तो ये देखिए आप, ये यहाँ पे आपको मिल रहा है क्या, मन्नार आइलैंड। क्लियर? तो ये है गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी आपने देख लिया। क्लियर? उधर है आपकी पाक, ये देखो पाक खाड़ी। क्लियर? तो आप कंफ्यूज मत होना कि पाक स्टेट कहीं अलग है और मन्नार की खाड़ी अलग है। समझ गए? एक ही जगह पे हैं दोनों। तो ये आपने देख लिया। फिर आपको क्या देखना है इसमें, इसमें देखना सुंदरवन आपने देखा ही था, नंदा देवी आपको दिखा दिया था मैंने, नीलगिरी आपको दिखा दूँ तो नीलगिरी आप अच्छे से जानते हो, तमिलनाडु में आपको मिलेगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम आपको एक बार नीलगिरी दिखाई देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए किसी तरीके की। ये है आपका नीलगिरी, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ। क्लियर? बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में। देखो ये कई सारे राज्यों को, ये बायोस्फीयर रिजर्व ना कई सारे उनका मिक्स है और यूपीएससी ने इस पर कई बार प्रश्न पूछा है कि इसमें क्या क्या शामिल है, क्या मुडुमलाई टाइगर रिजर्व शामिल है, क्या बांदीपुर शामिल है। तो इनको हम डिटेल में करंट में पढ़ेंगे। समझ गए? तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आता है आपका कौन सा, सुंदरवन हो गया, नीलगिरी हो गया, नंदा देवी, नोक्रेक। नोक्रेक आपको पता है अच्छे से कि नोक्रेक कहाँ पे मिलेगा, बताइए? मेघालय में, नोक्रेक। क्लियर? ये देखो नोक्रेक आपको मिल गया मेघालय में। तो यहाँ से हम चले मेघालय की ओर। ये देखो ये नोक्रेक नेशनल पार्क है, यहीं पे है बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर? तो ये चीज़ें आपने देख ली। फिर आता है आपका सिमलीपाल, पंचमढ़ी। सिमलीपाल उड़ीसा में है आपका। क्लियर? तो आपको दिखाई देते हैं, खैर इसको भी जहाँ इतना सब दिखा रहे हैं, तो पहले हम आपको दिखा दें पंचमढ़ी। क्लियर? ये देखो पंचमढ़ी आपका है। तो ये आपको देखो एमपी में मिल गया। क्लियर? अब हम आपको दिखा देते हैं सिमलीपाल।
सिमलीपाल आपको उड़ीसा में सिमलीपाल, ये देखो सिमलीपाल आपको, ये देख रहे हो उड़ीसा में। क्लियर। ऐसे क्या होगा ना, आपको चीज़ें याद रहेंगी। अगर आप यहाँ पे 1 मिनट स्पेंड करते हो तो आपको ये पता चल जाता है, अच्छा सिमलीपाल उड़ीसा में। और जब आप एग्ज़ाम हॉल में होगे, आंखें बंद करोगे तो अपने आप आपको याद आ जाएंगी। क्लियर। अचन कुमार अमरकंटक, ये भी छत्तीसगढ़ के पास में है, दिखा देते हैं इसको भी हम आपको। अचन कुमार, क्लियर। ये देखो छत्तीसगढ़ में आपका, ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हैं। क्लियर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। ये देखो आपको छत्तीसगढ़ में ये मिल गया अचन कुमार। क्लियर। तो ये चीज़ें आपको याद आ गई। देखो बायोस्फीयर रिजर्व है इसी के पास में, तो ये आप समझ सकते हो कि यहाँ कितना ग्रीनलैंड का एरिया है। चलिए फिर आता है ग्रेट निकोबार, आपको अच्छे से पता है। अगस्त्य माला आपको पता ही है कहाँ पे, कंचनजंगा मैंने आपको दिखाई दिया था। क्लियर। अगस्त्य माला हम आपको और दिखा दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगस्त्य, यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था इस पे, अगस्त्य मलाई पे। क्लियर। तो ये देख लीजिए, अगस्त्य मलाई आपकी तमिलनाडु में, ये देखो पीक है। क्लियर। ये अगस्त्य मलाई पीक, वास्तव में यहाँ पे ये अगस्त्य ऋषि के नाम पे है। तो ये आप देख सकते हो अगस्त्य मलाई पीक। क्लियर। एक तरीके से ये देखो, ये आपको मिल गई पीक। देख रहे हो कितना अच्छा नज़ारा है। मैंने आपको कितनी पीक नीचे से दिखा दी। तो ये आप समझ गए। चलिए आपने ये देख लिया अगस्त्य माला पीक पे, ये कि हाँ यहाँ पे ये पीक है आपकी। क्लियर। चलिए इतना सारा चीज़ें अब आप देख चुके। अब हम अपने कोर्स की ओर चलते हैं। कंचनजंगा आपने देख ही लिया था। ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब देखते हैं भारत में 18 जो जैवमंडल आगार हैं। बस आपको देखो इनको लिस्ट याद करनी है। इनका आप सिनॉप्सिस एक बना के अपनी दीवार पे, खासतौर पे जहाँ आप पढ़ते हैं ना, वहाँ पे आप स्टिक्स आती हैं उन पे आप लिख लिया करें। तो इससे क्या होगा, आपको चीज़ें याद रहेंगी। भारत के 18 जैवमंडल आगार कौन से? नीलगिरी तमिलनाडु में, नंदा देवी उत्तराखंड में, नोक्रेक मेघालय में, मानस असम में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, ग्रेट निकोबार अंडमान, सिमलीपाल उड़ीसा, डिब्रू सखोया असम, दिहांग दिबांग अरुणाचल, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, कंचनजंगा सिक्किम, अगस्त्यमाला तमिलनाडु, अचन कुमार अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है, कच्छ गुजरात, शीत मरुस्थल हिमाचल में, पिन घाटी, शेषाचलम आंध्र प्रदेश और पन्ना मध्य प्रदेश। देखो इतनी सारी चीज़ें आपको याद नहीं करनी, पहली चीज़, और ना ही इतने पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा। यूपीएससी जिस पे क्वेश्चन पूछेगा वो करंट में ऑलरेडी हम कराएंगे, और जब करंट में हम आपको कराएंगे तो वहाँ पे आपको इन सबको फिर से मैप में दिखाएंगे। क्लियर। तो आपको बस ये लिस्ट देख लेनी है कि हाँ चलो कुछ बहुत हमारे पास है। टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? डांडेली अंशी कर्नाटक का, बिलगिरी रंगनाथ मंदिर कर्नाटक का, संजय धुबरी मध्य प्रदेश, पेंच महाराष्ट्र, कलक्कड़ मुडुनथरई तमिलनाडु, ओरंग असम, मुकुंदरा हिल्स राजस्थान, पलामू झारखंड, सतकोसिया उड़ीसा, बक्सा या बुक्सा पश्चिम बंगाल, इंद्रावती छत्तीसगढ़, अदांती सीतानंदी छत्तीसगढ़, अचन कुमार छत्तीसगढ़, कमलांग अरुणाचल प्रदेश, दम्फा मिजोरम। क्लियर। आपको बस देखना है, देखो इनको याद नहीं करना है। मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ, इतने सारे नहीं आएंगे, ना ही आपसे पूछेगा। करंट में जो होते हैं यूपीएससी उस पर पूछता है, तो हम वो आपको करंट अफेयर्स में कराएंगे। यहाँ पे एक बेसिक नोट्स होना चाहिए, तो नोट्स की दृष्टि से हमने ये चीज़ें आपको करा दी ताकि टॉपिक आपके सब सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट हो जाए। वाल्मीकि बिहार में, पेरियार केरल में, पेराम्बिकुलम केरल, कवाल तेलंगाना, अमराबाद तेलंगाना। क्लियर। ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट में भी चर्चा में है। भारत में राष्ट्रीय उद्यान किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में, पिन घाटी हिमाचल प्रदेश, बन्नेरघट्टा कर्नाटक, अन्नामुदी शोला केरल, मुकुरुथी तमिलनाडु, पालनी पहाड़ियाँ तमिलनाडु, मुदुमलाई तमिलनाडु, कांगेर घाटी छत्तीसगढ़, जल्दापारा पश्चिम बंगाल, सिरोही मणिपुर। क्लियर। इतांकी नागालैंड, साउथ बटन द्वीप अंडमान निकोबार। अब कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। चंद्रताल पोंडगेम झील रेणुका, ये हिमाचल में है तीनों। वेदाथलम तमिलनाडु में, सीसा आर्किड अरुणाचल प्रदेश, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है आर्किड स्टेट को लेकर। दीपोर भील कार्बी एंगलोंग एंड लखोवा असम में, दाम्फा थोराटलंग मिजोरम में,
किताम यांगलेखा सिक्किम में, गुमटी सिपाहीजाला त्रिपुरा में। यूपीएससी ने इस पे भी क्वेश्चन पूछा है मैचिंग करने को, तो आपको पता होना चाहिए। खैर हम करंट में सब करा देंगे। हाकिम नागालैंड में पिछले वर्ष काफ़ी ज़्यादा करंट में चर्चा में रही। नोकखेलम मेघालय। नंदनकनन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल हैं उनको ट्रांसलोकेट किया जा रहा। क्लियर। रातापानी मध्य प्रदेश। इतनी सारी हमने ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली। क्लियर। तो इस तरीके से हमारा ये बायोडाइवर्सिटी का जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब हम अपने अगले नेक्स्ट टॉपिक में नए टॉपिक के हिसाब से शुरू करेंगे। तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ तक के टॉपिक्स कवर हो गए होंगे, साथ ही आपको समझ में भी आया होगा। अब हम अपने अगले पार्ट 17 में कुछ नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।